लोग बागों ने शादी पोस्टपोन कर दी इस चक्कर में कि हम सेलिब्रेट नहीं। नमस्कार सोनू जी, आप ज्वाइन हो गए? जी मैम। हाँ, बस पार्टिसिपेंट्स कुछ और आ जाएं क्योंकि वो मिडिल वाला सेशन हमेशा लंबा चला जाता है। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो वो था एक डिजिटल फॉरेंसिक के ऊपर सेशन था, जी काफी लंबा चला गया, तो अभी ब्रेक ही शायद 15 मिनट मिला होगा पार्टिसिपेंट्स को, तो इसलिए वो ज्वाइन होने में टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा। ओके मैम, हम 340 या 345 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, बस कुछ लोग और जुड़ जाएं फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जी जी। So it's 340. It's सॉरी मैम। 340 now. जी Let participants भी ज्वाइन। अभी हैं कुछ 25-26 लोग, हम लोग शुरू करते हैं। जब तक इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का तब तक पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। तो सोनू लोढ़ा जी को इंट्रोड्यूस पहले भी हो चुके हैं, वो एक सेशन हमने किया है पहले, सो आई नीड नॉट टू इंट्रोड्यूस इट। ये चूंकि पिछला भी हमारा प्रैक्टिकल सेशन था एंड होपफुली यहाँ पर भी आपको काफी चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेंगी। So I request Sonu sir to please go ahead. Already हम थोड़ा late start कर रहे हैं, so we should not waste time and we should take the advantage of time for practicing and learning. Thank you. Welcome Sonu ji, and you please start the session. मैम, मुझे आप होस्ट बना दीजिएगा, को होस्ट, तो मैं जी स्क्रीन जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून ऑल। इस सेशन में हम लोग क्रिप्टोग्राफी पर डिस्कस करने वाले हैं, और मेरा पूरा फोकस होगा कि हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल्स पे फोकस करें, जैसे कि जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हैशिंग वगैरह किस तरीके से वर्क करता है, क्रिप्टोग्राफी की जो इंक्रिप्शन टाइप है, सिमेट्रिक की पेयर एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन जो आप यूज करते हैं, जिसको हम पब्लिक एंड प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी बोलते हैं, तो ये भी हम यूज करेंगे। साथ में डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड करवाता है PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किसी भी वेबसाइट्स के लिए हमें HTTPS वाले सर्टिफिकेट्स कैसे जनरेट करना है, और वो भी हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि अगर आपका कोई पर्सनल वेबसाइट हो या आपके इंस्टीट्यूट या आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट्स हो, और अगर वो ऑलरेडी HTTP प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है, तो किस तरीके से हम उसको HTTPS प्रोटोकॉल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम टेक्स्ट मैसेजेस शेयर करते हैं किसी के साथ में भी, फॉर एग्जांपल आपका कोई फैमिली मेंबर है और उसके साथ में आपको कोई यूजर नेम या पासवर्ड शेयर करना है या ATM का पिन शेयर करना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैसेजेस यूज करते हैं। और मैसेजेस जो हम सेंड करते हैं वो हम प्लेन टेक्स्ट में सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ATM का OTP 8765 है
तो मैं डायरेक्टली ATM पिन लिख के अपने भाई या सिस्टर्स के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो मैसेज आपके फ़ोन से आपके किसी भी फैमिली मेंबर के फ़ोन में जब ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये वाया इंटरनेट प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट में। तो एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इसको रीड कर सकता है, या आपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखा होगा कि व्हाट्सएप पे भी हम जो मैसेजेस शेयर करते हैं यूजर नेम पासवर्ड, वो नॉर्मली हम ट्रांसफर कर देते हैं। इससे बेस्ट ये है कि क्यों ना हम हमारे इस टेक्स्ट को अनक्लियर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे अपने कजिन के साथ में कोई डेटा शेयर करना है, और डेटा शेयरिंग के लिए हम लोगों ने एक टेक्निक यूज कर ली जिसमें हमने बोला है कि जो भी लेटर्स रहेंगे हमारे, उसमें हमें क्या करना है, +1 करना है, +1। तो फॉर एग्जाम्पल डेटा हमारे पास में है MCU 1 2 3, और अब मैं जब भी अपने कजिन के साथ में ये डेटा शेयर करूंगा तो मैं डायरेक्टली MCU 1 2 3 शेयर नहीं करूंगा। +1 का मतलब क्या है कि इन अल्फाबेट्स के बाद में, M के बाद में जो भी नेक्स्ट लेटर आता है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, 1 के बाद में जो भी लेटर आता है वो हम यूज करेंगे। तो एक्चुअल में मुझे ये डेटा मेरे कजिन के साथ में शेयर करना है MCU 1 2 3, जो कि मेरे किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड है। तो मैं डायरेक्टली उनके साथ में MCU 1 2 3 शेयर नहीं करने वाला। हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं +1। तो +1 का मतलब ये है कि M के बाद में जो भी नेक्स्ट लेटर आएगा, C के बाद में जो भी नेक्स्ट लेटर आएगा, U के बाद में जो भी नेक्स्ट लेटर होगा, 1 के बाद में 2 आने वाला है, 2 के बाद में 3, एंड 3 के बाद 4। अब जब भी मुझे कजिन के साथ में डेटा शेयर करना होगा तो मैं ये डेटा शेयर करूंगा, और मैंने यहाँ पे +1 किया था, तो मेरा कजिन उसको क्या करने वाला है, -1। इसका मतलब ये है कि जब भी वो उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, यानी उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, जो भी हमने टेक्निक यूज की थी, तो फिर से उसको क्या मिल जाएगा, MCU 1 2 3। तो ये हमने एक सिंपल कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है। इसके और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट वाले लेटर को +2 करेंगे एंड सेकेंड वाले लेटर को -1 करेंगे। तो ये राउंड रॉबिन प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। राउंड रॉबिन से यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट लेटर है उसमें आपको +2 करना है, यानी M के बाद में जो भी नेक्स्ट 2 लेटर्स आते हैं वो मैं यूज करूंगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो लेटर होगा उसमें -1 करूंगा, तो C की जगह हम -1 कर देंगे तो हम B यूज कर लेंगे। फिर से हम +2 यूज करेंगे, -1 +2 -1। इस तरीके से हम ये टेक्निक्स यूज करेंगे, और जो भी डेटा हमें अब ट्रांसफर करना होगा तो हम ये जो टेक्स्ट था ये एक्चुअल टेक्स्ट में ट्रांसफर नहीं करूंगा, ये जो टेक्निक वाला मेरा जो टेक्स्ट है मैं ये अपने कजिन के साथ में शेयर करूंगा। और सेकंड वाली टेक्निक में क्या होगा, मैं उसको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, -2 करना है और +1 करना है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एक सिक्योर कम्युनिकेशन हो गया। हमने डेटा को कोई इनक्रिप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ टेक्निक्स की हेल्प से हमने उस कम्युनिकेशन को सिक्योर कर लिया। अब हो सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये कोई इजीली गैस भी कर सकता है, लेकिन हम डे टू डे या वीकली हम इन कॉम्बिनेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आपको लगता है कि कोई सेंसिटिव डेटा है, कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड है, तो आप व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली शेयर नहीं करो। आप जो मैसेजेस आप यूज करते हो उन पे भी आप डायरेक्टली शेयर नहीं करो, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट्सएप से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट डिवाइस तक वो इनक्रिप्टेड है, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप वाले उस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, ये टेक्निक्स यूज करना चाहिए। तो इन्हीं टेक्निक्स को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। Cryptography is the study of secure communication techniques, the action of making something unclear। तो हमारा पासवर्ड था MCU 1 2 3, मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, NDB 2 3 4। क्लियर है सभी को? मैम आई थिंक आपको म्यूट करना, हाँ ओके, है ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो।
चलिए, तो क्रिप्टोग्राफी में जो इंक्रिप्शन यूज होता है वो 2 टाइप्स के टेक्निक की यूज होती है। फर्स्ट होता है सिमेट्रिक की पेयर, सेकेंड होता है आपका एसिमेट्रिक की पेयर, है ना। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 2 यूजर्स हैं, यूजर ए एंड यूजर बी। तो जब भी मुझे ओके, मैं 1 मिनट ना व्हाइट बोर्ड यूज कर लेता हूं तो आपको अच्छे से डिस्प्ले होगा। यूजर ए है हमारे पास में और ये हमारे पास में यूजर बी है। तो जब भी इन दोनों यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, अब मुझे हेलो भेजना है, हेलो वर्ल्ड, तो ये मैसेज इस मशीन से लेके सेकंड वाली मशीन तक प्लेन टेक्स्ट में जाने वाला है। तो इजीली बीच में कोई भी इस पैकेट को क्या कर सकता है, कैप्चर करके डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें से हम यूज करने वाले हैं अभी क्या, सिमेट्रिक की पेयर। तो सिमेट्रिक की पेयर के केस में क्या होता है कि आपके पास में एक सिंगल की होती है दोनों पार्टीज के बीच में, उसी की से आपको डेटा को इनक्रिप्ट करना है और सेम की से आपको डेटा को डिक्रिप्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में की आ गया, ये सिमेट्रिक की है, तो मैंने इस की हेल्प से इस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दिया, यानी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से उसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट है, अभी ये मैसेज यूजर बी के पास आने वाला है। तो यूजर बी इस मैसेज को इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। इसको अगर डिक्रिप्ट करना है तो उसके पास में क्या होना चाहिए, ये की होना चाहिए जिस की से आपने उसको इनक्रिप्ट किया था। तो यूजर ये क्या करने वाला है, ये सेम की इसका एक कॉपी क्रिएट करेगा और ये की वो इसके साथ में शेयर करेगा यूजर बी के साथ में। अभी यूजर बी इजीली इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे उसने उसको डिक्रिप्ट किया तो उसको वहां पर क्या मिल गया, हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड उसने उसको डिक्रिप्ट कर लिया। अब इस पूरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये की कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका, तो कोई भी आपके डेटा को क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। और सेकंड प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर मुझे किसी थर्ड यूजर से कम्युनिकेट करना है, यूजर सी से कम्युनिकेट करना है, और अगर मैं इसी की को यूज करके इस डेटा को इनक्रिप्ट करके शेयर करूं, तो उस केस में क्या होगा, यूजर ए जिसने डेटा को इनक्रिप्ट किया था ये तो डिक्रिप्ट कर ही सकता है क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी की है। साथ में यूजर सी भी उस डेटा को रिक्रिप्ट कर सकता है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन किसके साथ में करना है, यूजर सी के साथ में करना है, तो हमें ये की इसके साथ में शेयर करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम इसी की हेल्प से हमने यूजर बी के साथ में कम्युनिकेशन किया था। तो इस केस में क्या होगा कि यूजर बी भी आपका डेटा डिक्रिप्ट कर सकता है, यानी जो डेटा यूजर ए और यूजर सी के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको ए तो डिक्रिप्ट कर सकता है, सी भी डिक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन साथ ही कौन से यूजर भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बी, क्योंकि सेम की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ और डिक्रिप्ट कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? सिमेट्रिक की पेयर समझ में आया? सिमेट्रिक की पेयर के केस में क्या हो रहा है कि यूजर के पास में एक सिंगल की है जिस की हेल्प से वो अपने डेटा को इनक्रिप्ट भी कर रहा है और डिक्रिप्ट भी कर रहा है। चलिए, फिर सेकंड जो इनक्रिप्शन टाइप है क्रिप्टोग्राफी का वो है एसिमेट्रिक की पेयर। एसिमेट्रिक की पेयर के केस में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल यूजर्स के पास में 2 कीज रहेंगी। अगर यूजर ए है आपके पास में तो यूजर ए के पास में 2 कीज रहेंगी, उसमें से एक उसका प्राइवेट की होगा और सेकंड उसका पब्लिक की होगा। ये उसका पब्लिक की है। तो
तो फर्स्ट वाला यूजर का प्राइवेट की है और सेकंड वाला आपका क्या है, पब्लिक की है। अगर हम यूजर बी की बात करें तो यूजर बी के पास में भी एक की पेयर होगा जिसमें से उसका एक प्राइवेट की होगा एंड सेकंड उसका पब्लिक की होगा। ये यूजर बी का पब्लिक की है। यूजर सी की अगर हम बात करें तो यूजर सी के पास में भी एक की पेयर होगा जिसमें से एक उसका अपना प्राइवेट की होगा और एक पब्लिक की होगा। मैंने इसका कलर भी चेंज कर, तो अभी अगर यूजर ए को यूजर बी के साथ में कम्युनिकेट करना है, कुछ डेटा शेयर करना है, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों यूजर एक दूसरे के साथ में किसको शेयर करेंगे, पब्लिक की को, क्योंकि एसिमेट्रिक की पेयर में जो आपके पास में कॉम्बिनेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट की, पब्लिक की हमेशा हम यूज करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, प्राइवेट की हम यूज करेंगे डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जिस केस में हम पब्लिक की हेल्प से डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे और प्राइवेट की हेल्प से डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। वो हम यूज करेंगे टीएलएस के केस में, जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं उस टाइम पे हम उसको यूज करेंगे। मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अभी फिलहाल क्या समझना है कि एसिमेट्रिक की पेयर में जो आपको 2 की पेयर्स मिलते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, इनमें से पब्लिक की हम हमेशा यूज करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए एंड प्राइवेट की यूज करते हैं हम हमेशा डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो अगर यूजर ए और यूजर बी दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर ए को कुछ डेटा शेयर करना है यूजर बी के साथ में, तो सबसे पहले ये लोग क्या करने वाले हैं, दोनों अपना की पेयर एक्सचेंज करने वाले हैं। यानी ये जो पब्लिक की है यूजर बी का, ये की पेयर आने वाला है किसके पास में, यूजर ए के पास में, और ये जो पब्लिक की है यूजर ए का, ये की पेयर एक्सचेंज होके आने वाला है किसके पास में, यूजर बी के पास में। तो जब भी यूजर ए यूजर बी को कोई डेटा ट्रांसफर करेगा, फॉर एग्जांपल एक मैसेज है जिसमें एमसीयू लिखा हुआ है, तो जब भी यूजर ए इस मैसेज को किसके साथ में शेयर करेगा, यूजर बी के साथ में, तो हमेशा उस मैसेज को वो किस की से एनक्रिप्ट करने वाला है, की। लेकिन किस यूजर की, पब्लिक की, यूजर बी की पब्लिक की से। तो जैसे वो उस की हेल्प से इस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, अभी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस पब्लिक की का जो की पेयर था, यानी ये वाला जो प्राइवेट की है, ये की इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। अभी अगर हम इसका रिवर्स करें कि यूजर बी को कोई मैसेज शेयर करना है यूजर ए के साथ में, तो उस केस में क्या हुआ, यूजर ए का जो पब्लिक की था हमारे पास में, हम इससे इनक्रिप्ट करेंगे। तो आप इसको ऐसा समझिएगा कि अगर आप लोग मुझे हेलो मैसेज शेयर करने वाले हैं मेरे साथ में, मुझे हेलो मैसेज करने वाले हैं, तो सबसे पहले मेरा जो पब्लिक की पेयर है वो आपकी मशीन पे ट्रांसफर होगा, और आप जब भी उस हेलो मैसेज को मेरे साथ में शेयर करोगे तो मेरी पब्लिक की से आप उसको इनक्रिप्ट करोगे। भी वो जो मैसेज आपने इनक्रिप्ट किया है हेलो वाला, उसको दुनिया में कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ मैं ही डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसका की पेयर किसके पास में, मेरे पास में। और जब मुझे आप लोगों के साथ में कोई मैसेज शेयर करना है, मुझे आपके हेलो का रिप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं आप सबसे अपना आपका पब्लिक की ट्रांसफर करूंगा। आपका जो पब्लिक की है वो मेरे सिस्टम में आएगा। फिर जब भी मैं अबूजार को मैसेज भेजूंगा तो अबूजार की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करूंगा। जब भी मुझे सूरज को मैसेज भेजना है तो मैं सूरज की पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करूंगा। और उसे डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, सूरज के केस में सिर्फ सूरज, और अबूजार के केस में सिर्फ अबूजार। तो क्लियर हुआ सभी को, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। चलिए अब
क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ पर सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज करें और कहाँ पर हम एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज करें। फॉर एग्जांपल, आपको कोई हार्ड डिस्क है, आपकी कोई हार्ड ड्राइव है, आपको उस हार्ड ड्राइव को इंक्रिप्ट करना है, आपकी डिस्क को इंक्रिप्ट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक की पेयर, है ना। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक की पेयर, यानी जिस की से आप डेटा को इंक्रिप्ट करोगे उसी की से आप उस डेटा को क्या कर पाओ, डिक्रिप्ट कर पाओ। मेरा जो पुराना लैपटॉप था थिंकपैड, उस लैपटॉप को अगर कोई चोरी भी करके लेके चला जाए तो बस उसको हार्डवेयर मिलेगा, इसके अलावा उसको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को क्या किया था, इनक्रिप्ट किया हुआ था। और किस की से इनक्रिप्ट किया हुआ था, सिमेट्रिक की। और वो की मेरे लैपटॉप में स्टोर नहीं थी, वो की मेरी किसी अदर डिवाइस में स्टोर थी। तो अब लैपटॉप किसी के हाथ लग भी जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला, डेटा को लेके कोई टेंशन ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डेटा को कोई डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने जिस की से उसको इनक्रिप्ट किया हुआ है वो की सिर्फ हमारे पास में, अब दुनिया में उसको कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो जब भी आपको डिस्क इंक्रिप्शन वगैरह यूज करना है, फुल डिस्क इंक्रिप्शन यूज करना है, या किसी पार्टीशन को इंक्रिप्ट करना है, या किसी यूएसबी ड्राइव को इंक्रिप्ट करना है, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक की पेयर। तो जब भी कोई आपको कम्युनिकेशन करना है, कोई मैसेज वगैरह एक्सचेंज करना है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिमेट्रिक की पेयर, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट की पेयर। यहाँ पर पब्लिक की से हम डेटा इनक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की हेल्प से हम डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। लेकिन जब हम HTTPS की बात करेंगे, हम किसी भी वेबसाइट को HTTPS पर रन करेंगे, उस केस में थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा। वहाँ उस केस में हम क्या हुआ कि हम पब्लिक की से डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे और प्राइवेट की से डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। वो मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा। चलिए, तो अब जब भी मुझे कोई मैसेज वगैरह भेजना है, किसी को शेयर करना है, तो हम कौन सा इंक्रिप्शन यूज करेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। मैसेज कम्युनिकेशन के लिए हमें सिमेट्रिक की पेयर यूज करना चाहिए या एसिमेट्रिक की पेयर यूज करना चाहिए, एसिमेट्रिक की पेयर यूज करना चाहिए। एसिमेट्रिक सर। एसिमेट्रिक है ना, ओके। अच्छा, अगर मुझे पासवर्ड स्टोर करना है, मुझे किसी यूजर का पासवर्ड स्टोर करना है, आपने देखा भी होगा कि आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं, तो आपके पास में एक यूजर नेम होता है और आपका एक पासवर्ड होता है। तो वो लोग जब आपके पासवर्ड को स्टोर करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं या प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करते हैं, सर इनक्रिप्टेड। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे आपके यूजर नेम्स हैं और यहाँ आपके पासवर्ड्स। तो जब भी आपका पासवर्ड किसी वेबसाइट पे स्टोर होता है तो वो ना ही तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है, ना ही वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होता है। वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, हैश, है ना, स्टोर होता है। और हैशिंग और इंक्रिप्शन में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि इंक्रिप्शन आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी अगर आपने किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट किया है तो आप उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी भी टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट कर दिया तो फिर से मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, मैं उस हैश वैल्यू को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, या इसको मैं बोलता हूँ इंक्रिप्शन। यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास में MCU भोपाल और मैं इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इनका ये मैसेज का इंक्रिप्शन आ गया और ये इनक्रिप्टेड मैसेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके मैंने इस पे क्लिक किया डिक्रिप्शन वाले सेक्शन पे, और जब मैंने इसको डिक्रिप्ट किया तो जिस एल्गोरिथम की हेल्प से उसको इनक्रिप्ट किया गया था, सिमिलर उसी एल्गोरिथम की हेल्प से क्या हुआ वो
डिक्रिप्ट हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम हैशिंग मेथड यूज करते, तो अगर एक बार आपने MCU भोपाल को हैश में कन्वर्ट कर दिया, तो उस हैश वैल्यू की हेल्प से आप फिर से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक हम ऑनलाइन देखते हैं, प्लेन टेक्स्ट टू हैश कन्वर्ट। MCU भोपाल, और इस मैसेज को हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो अभी हम MD5 यूज कर रहे हैं, और MCU भोपाल का जो हैश वैल्यू आया वो ये आ गया। अब कभी भी हम इस हैश को फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, MCU भोपाल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिएगा किसी यूजर ने पासवर्ड रखा MCU121, तो जब सर्वर पे आके इस वेबसाइट्स में आके आप इसका वेबसाइट के जो डेटाबेस है वहां पे जाके जब वो पासवर्ड स्टोर होगा, तो वो पासवर्ड किस फॉर्म में स्टोर होने वाला है? MCU121, ये वैल्यू वहां पे स्टोर होने वाला है। तो इस वैल्यू को मैंने कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अभी मैं इस हैश वैल्यू को फिर से MCU121 में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करें। MCU132, तब भी हैश वैल्यू आपका मैच नहीं हुआ। MCU122, अभी भी हैश मैच नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जिस पॉइंट पे आके आपका जो हैश है वो आप मैच कर लोगे, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आप यूज करोगे, और एक पॉइंट पे आके आपको क्या मिल जाएगा? उसका हैश मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिएगा, हमने हैश को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन हमारे पास में जो प्लेन टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन थे, जो भी पासवर्ड हम गैस कर सकते थे कि ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड का हैश हो सकता है, वो सारे मेथड्स हमने यूज किए, और फाइनली हमें पता चल गया कि यार ये जो MCU121 है ना, इसका हैश ये, यानी हमारे डेटाबेस में जो हैश स्टोर था, इस हैश की वैल्यू क्या है? MCU121 है। इसलिए जब भी अब डेटाबेस के अंदर पासवर्ड स्टोर होता है, तो हैश के साथ साथ क्या यूज किया जाता है? सॉल्ट वैल्यू यूज की जाती है। अब आप जब घर पे कुकिंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि रेगुलर ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि आप आज जितना सॉल्ट यूज कर रहे हो कल भी उतना ही यूज हो। तो ये सॉल्ट से क्या होगा कि जब भी कोई पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर होगा, या जब भी आप कोई पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो हैश के साथ साथ कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले ली जाएगी। कोई भी रैंडम वैल्यू, वो हमेशा रैंडम ही होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लास्ट 5 से वो रिपीट हो जाए या लास्ट 3 पासवर्ड से वो रिपीट हो जाए। तो अब जब भी हम पासवर्ड स्टोर करेंगे MCU121, तो MCU121 किस तरीके से स्टोर होगा? सॉल्ट प्लस हैश वैल्यू इक्वल्स टू पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं MCU121 यूज करूंगा, तो कोई भी रैंडम सॉल्ट उसने यूज कर लिया, ये रैंडम सॉल्ट यूज कर लिया, प्लस MCU121 का सॉल्ट क्या हैश क्या था? ये था। तो ये आपका सॉल्ट है, जो रैंडम वैल्यू आपने यूज किया, और ये आपका हैश है MCU121 का। अब इन दोनों को वो फिर से किस में कन्वर्ट करेगा? हैश वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और वो पासवर्ड आपका डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। जब भी कोई नेक्स्ट यूजर आएगा, अगर उसने भी पासवर्ड MCU121 रखा है, तो ये लास्ट का जो हैश है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट आपका चेंज हो जाएगा। अगर सॉल्ट में कुछ भी चेंजेस हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो नया हैश जनरेट होगा, जो कि एक्चुअल आपका पासवर्ड होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जब हम यूजर्स का पासवर्ड वगैरह पास करते हैं, तो जब भी आप यूजर का पासवर्ड पास करोगे, वो फिर से MCU121 को इस हैश में कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो भी आपका यूजर नेम है, उस यूजर के बेसिस पे जो भी
सॉल्ट उन्होंने यूज किया था लास्ट टाइम, उसी सॉल्ट को प्लस करके वो फिर से हैश में कन्वर्ट करेगा और इस तरीके से आपके पासवर्ड को वो डिक्रिप्ट कर देगा। थोड़े से सर कॉन्सेप्ट फिर इसी सॉल्ट के लिए एक अलग प्रॉपर डाटाबेस क्रिएट करता हूँ फिर। सॉल्ट के लिए डेटाबेस अलग से क्रिएट नहीं करता है, बट टूल्स होते हैं जो मशीन्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते पता हैं। कि इस फीचर के लिए ये वाला सॉल्ट यूज कर रहा है। ओके, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा सॉल्ट यूज किया है ना। यस सर। हम एक काम करते हैं, हम एक कोई लिनक्स मशीन यूज करते हैं ऑनलाइन। ये देखिएगा, मैं lab.redhat.com पे आया और यहाँ से मैंने स्टार्ट सिनेरियो किया, तो ऑनलाइन हमें एक मशीन्स मिल जाएगी। यानी किसी को अगर लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइएगा इस वेबसाइट पे और मैंने स्टार्ट सेशन पे क्लिक किया। मेरे पास में ऑलरेडी एक मशीन भी है लिनक्स जिसमें लिनक्स इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं लगाना उस साइड ब्राउजर यूज करता हूँ। साल गया है गाँव में। ये मशीन आ गई और आप देख सकते हैं मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे यूजर ऐड है और यूजर ऐड कर दिया हमने MCU के नाम से। तो मशीन में आपके में यूजर ऐड हो गया। ये कमांड लाइन है, इसलिए मुझे यहाँ से सिर्फ मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि वो यूजर मशीन में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यूजर मशीन में है। अगर इसका ग्राफिकल इंटरफेस होता है तो मैं GUI से भी लॉग इन करके आप बता देता है कि यूजर क्रिएट हो गया। तो MCU यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसका पासवर्ड सेट किया और पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ MCU134। इस पासवर्ड को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और ब्राउजर पे आके यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। विजिबल नहीं होगा तो वो बोल रहा है कि बैड पासवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपर केस भी आपको यूज करना है, लोअर केस तो आप यूज कर ही रहे हो, न्यूमेरिकल कीज भी आप यूज कर रहे हो। मैंने फिर से पासवर्ड को रीटाइप कर दिया और पासवर्ड उसने अपडेट कर दिया। अभी ये जो पासवर्ड है, जिन लोगों को लिनक्स का थोड़ा सा भी आइडिया है या उस पर काम किया है, तो आपकी मशीन में एक फाइल होती है, मतलब जो भी हमने भी यूजर अकाउंट्स क्रिएट किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ फाइल्स होती है। तो वो फाइल है आपका ETC के अंदर शैडो के नाम से। इस फाइल में जाके आपके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर मैं इस फाइल को मुझे ओपन करना है, डेटा रीड करना है, तो एक कमांड आता है आपके पास में, कैट कमांड आता है, जिसकी हेल्प से आप डेटा रीड कर सकते हो, या आप हेड कमांड यूज कर सकते हो जिसकी हेल्प से इस फाइल के अंदर की टॉप 10 लाइन्स आप रीड कर सकते हो। और मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ टॉप 10 नहीं, मुझे बॉटम की टॉप लाइन्स रीड करनी है। तो मैंने बॉटम की 10 लाइन्स को रीड कर लिया, टेल /etc शैडो। और यहाँ आप देख सकते हो कि आपका यूजर नेम है MCU$6, ये उसने सॉल्ट यूज किया है। और यहाँ आप देख सकते हो ये आपका कंप्लीट हैश वैल्यू आ रही है, सॉरी $6 ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। $6 क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं SHA-256, इसलिए $6 आ रहा है। $5 होता तो आप MD5 यूज कर रहे होते। फिर ये वाला जो पार्ट आ रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका सॉल्ट है। ये आपका क्या है, सॉल्ट है, जो एक रैंडम वैल्यू को यूज कर रहा है। और ये आपका जो पासवर्ड था MCU, ये उसकी वैल्यू है MCU134 है ना, ये वैल्यू है। अभी अगर मैं फिर से एक यूजर और अकाउंट क्रिएट करूं, यूजर ऐड BCA, और इसका भी पासवर्ड अगर हम सेम टाइप करें, ये जो पासवर्ड था MCU1234,
और अगर मैं फिर से उस वैल्यू को चेक करने जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसीयू यहाँ पे भी SHA-526 यूज हुआ था, बीसीए में भी SHA-526 यूज हुआ है, लेकिन दोनों का क्या चेंज हो गया, सॉल्ट चेंज हो गया। दोनों का क्या चेंज हो गया, सॉल्ट चेंज हो गया। जैसे सॉल्ट की वैल्यू चेंज हुई उसने ऑटोमेटिकली पासवर्ड का जो हैश था वो भी चेंज कर दिया। अगर ये सॉल्ट नहीं यूज करते यहाँ पर तो जो पासवर्ड एमसी यूजर का था वही पासवर्ड बीसीए यूजर का है, लेकिन हमें नहीं पता है कि दोनों का पासवर्ड सेम था। लेकिन हम अगर हैश वैल्यू को चेक करते हैं, अगर वो हैश वैल्यू मैच हो जाती तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका पासवर्ड जो है वो MCU134 है। क्लियर? तो अब जहाँ पे भी आप पासवर्ड को स्टोर करते हो वो सॉल्ट प्लस हैश में स्टोर किए जाते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी सभी को। सर जैसे इसमें सॉल्ट वैल्यू विजिबल है, तो यहाँ से सॉल्ट वैल्यू कॉपी करके और जो पासवर्ड सेट करा था अगर वो एक पूरे प्रॉपर उसमें डाल, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ ये जो सॉल्ट वैल्यू यूज हो रही है, पहले हम पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करें, फिर उस हैश को इस सॉल्ट वैल्यू के साथ में कन्वर्ट करें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? आई थिंक अभी सर आपका यही डाउट है। चलिए वो आते हैं फिर से देखते हैं, है ना? तो ये आपको विजिबल है, लेकिन आप देखिएगा ये जो फाइल है इस फाइल को कोई भी नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। जो भी आपकी मशीन का सुपर यूजर है रूट, वही इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं फिर से इधर आ जाता हूँ ना। अभी आई थिंक सबको क्लियर हो गया, हैश 1 वे कम्युनिकेशन है और इंक्रिप्शन आपका 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर व्हाट्सएप भी आपको हैशिंग प्रोवाइड करवा दे कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं ना तो वो मैसेज एक राज बन के रह जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलने वाला है कि मैसेज के अंदर में एक्चुअल क्या था। इसलिए जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे परफॉर्म किए जाते हैं। और जहाँ पे भी हमें पासवर्ड स्टोर करना होता है वहां हम यूज करते हैं हैशिंग। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक लिनक्स मशीन यूज कर रहा हूँ और हम सिमेट्रिक की पेयर एंड एसिमेट्रिक की पेयर्स के प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करके देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई फाइल है और मुझे उसको सिमेट्रिक की पेयर की हेल्प से इनक्रिप्ट करना है तो वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, या हमें एसिमेट्रिक की पेयर यानी पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन यूज करना है और उसकी हेल्प से अगर मुझे वो परफॉर्म करना है तो वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। जैसे विंडोज में हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, सिमिलर यहाँ पे gedit है आपका टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज टाइप कर लिया MCU FTP 2021 और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। कहाँ सेव किया? डेस्कटॉप। तो फाइल का नेम मैंने रख लिया data.txt। उस फाइल के अंदर हमारा कुछ डेटा स्टोर है और डेटा आप चेक कर सकते हो कि MCU FTP 2021 और ये फाइल भी आपको विजिबल है। टर्मिनल ओपन करते हैं, कमांड लाइन की हेल्प से चेक करते हैं कि ये फाइल्स का अगर डेटा रीड करना है तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अभी डेस्कटॉप पर ही हूँ, मतलब इसी लोकेशन पे हूँ। LS करता हूँ तो जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगी, और ये जो फाइल है अगर इसके अंदर का कंटेंट हमें रीड करना है
तो हम कैट कमांड भी यूज कर सकते हैं। कैट कमांड से क्या होगा, जितना भी डेटा है वो सारा लिस्ट हो जाएगा। हेड कमांड से क्या होता है, टॉप की 10 लाइन्स रीड होती हैं। टेल कमांड से क्या होता है, बॉटम की 10 लाइन्स रीड होती है। मैंने डेटा रीड किया और डेटा आप चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल के अंदर जो डेटा है वो आपको प्लेन टेक्स्ट में विजिबल है। अभी ये डेटा मुझे यूनिवर्सिटी के साथ में शेयर करना है, तो हम प्लेन टेक्स्ट में तो इसको शेयर नहीं कर सकते कि इस फाइल को मैं उठाऊं और मेल कर दूं और शेयर कर दूं। तो हम इसको सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की हेल्प से क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। तो आपकी मशीन में यूटिलिटी इंस्टॉल होना चाहिए। उस यूटिलिटी का नाम है ओपन एसएसएल, है ना, ओपन एसएसएल। तो ओपन एसएसएल आपका क्या है, क्रिप्टोग्राफी टूल किट है, जिसकी हेल्प से आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो मशीन में ऑलरेडी ओपन एसएसएल इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ओपन एसएसएल। तो मेरी मशीन में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। आप इसको विंडोज में भी, इसके ग्राफिकल टूल्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो, या आप किसी भी लिनक्स प्लेटफॉर्म पे इसको यूज कर सकते हो। तो आप देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ओपन एसएसएल। अभी यहाँ पे एक नया कीवर्ड आ गया, AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। चलो अभी स्टैंडर्ड की बात आई गई तो हम स्टैंडर्ड्स पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। आप सभी लोगों ने स्टैंडर्ड्स देखा होगा, आप लोग जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी स्टैंडर्ड से अवेयर होंगे ऑलरेडी। तो आप लोग घर पे देखा होगा आपने, आपको एक RO मिलता है पानी पीने के लिए, उस पर लिखा आता है कि वो ISO से सर्टिफाइड है। और आई थिंक ISO का नाम सभी ने सुना भी है। तो ISO क्या है, ISO एक स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक आर्ट, मेरी एक कंपनी है, मुझे मार्कर्स बनाने हैं ना, 8 लाइन के मार्कर बनाने हैं। तो ISO आके मुझे सर्टिफाइड करके जाएगा कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट में जो भी कंपोनेंट्स में यूज कर रहा हूँ वो उनकी क्वालिटी को चेक करने आया है कि भाई मैं प्रॉपर इंक यूज कर रहा हूँ कि नहीं, प्लास्टिक जो है वो कि लो क्वालिटी का प्लास्टिक तो यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोग आके वो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि हाँ आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो ISO आपका क्या है, किसका एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है। ये ढेर सारे फील्ड्स में काम करता है, मेडिकल्स में भी करता है, सिक्योरिटी में भी करता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा IEEE। IEEE जो स्टैंडर्ड है वो पॉपुलर है नेटवर्किंग के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। यानी जितने भी आप वायर्ड या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो, ब्लूटूथ वगैरह में भी आपने देखा होगा, वाईफाई अडॉप्टर में भी आपने देखा होगा, वहां सब जगह स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब ISO मॉडल, OSI मॉडल नहीं आया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, OSI मॉडल नहीं आया था, उस टाइम पे क्या था कि अगर हमारे पास में कोई IBM का डिवाइस है तो वो सिर्फ और सिर्फ IBM के डिवाइसेस के साथ में ही कम्युनिकेट कर सकता है। अगर मेरे पास में कोई HP का डिवाइस है तो वो IBM के डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते थे। फिर OSI मॉडल आया। OSI मॉडल ने क्या किया, जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया। इसका मतलब ये है कि सबका एक स्टैंडर्ड डिजाइन कर दिया कि अगर हमारे पास में कोई HP का डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड या कोई लैपटॉप, तो वो डेल के लैपटॉप के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। ये मोटो था किसका, OSI मॉडल का। तो IEEE जितने भी आपके वायरलेस के स्टैंडर्ड्स आते हैं वो डिजाइन करता है। 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps जो आपको लैन केबल मिलती है या जो इंटरनेट की स्पीड मिलती है, उन सबके स्टैंडर्ड्स कौन डिजाइन करता है, IEEE। फिर आपके पास में एक और है AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यानी जितनी भी ब्लॉक डिवाइस होती है, यानी जितने भी आपके हार्ड ड्राइव्स होते हैं, पेन ड्राइव्स होते हैं, उनको अगर आपको इनक्रिप्ट करना है तो उनका जो इंक्रिप्शन का स्टैंडर्ड है वो कौन डिजाइन करता है, AES या फिर DES।
डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और इसी का एडवांस जो वर्जन है वो है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसकी हेल्प से भी आप डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हो। और भी ढेर सारे स्टैंडर्ड्स हैं, PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जितने भी आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर हम वेबसाइट्स की बात करें या आपके ATM में भी आपने देखा होगा कि ATM एक पॉइंट पे आके उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है उस डेट पे आके वो वर्क करना बंद कर देता है। तो उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, उनके पीछे भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स वर्क करते हैं। जहाँ पे भी आप थंब यूज करते हो बायोमेट्रिक, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन सारे स्टैंडर्ड्स को कौन फॉलो कर रहा है? PKI उनको मैनेज कर रहा है। डेटा इंक्रिप्शन के लिए क्या है? AES एंड DES। नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए स्टैंडर्ड IEEE। तो यहाँ पे हम जो इंक्रिप्ट कर रहे हैं, डेटा को जो इंक्रिप्ट कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? AES स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। OpenSSL AES, अब उसका भी जो इंक्रिप्शन है वो 128 बिट का इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो या 256 बिट्स का इंक्रिप्शन यूज कर रहा है। CBC साइबर ब्लॉक चेनिंग है ना, यानी वो आपके ब्लॉक को वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। -E का मतलब है इंक्रिप्शन और -IN का मतलब है इनपुट, यानी किस फाइल को आपको इनक्रिप्ट करना है। तो हमने फाइल का नेम दे दिया data.txt और उसी प्लेन टेक्स्ट फाइल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक इनक्रिप्टेड फाइल में, और उसका नेम हमने क्या रख दिया? data-encrypt.txt। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ OpenSSL AES 256 साइबर ब्लॉक चेनिंग -E4 इंक्रिप्शन -IN यानी इनपुट फाइल नेम। तो मैंने फाइल का नेम दे दिया data.txt है, जो कि अभी हमने क्रिएट किया था। और -out का मतलब ये कि इस फाइल को इनक्रिप्ट करना है और एक न्यू फाइल में जाके उसको स्टोर करना है। तो मैंने फाइल का नेम रख दिया data-encrypt.txt। टू 254 यूज नहीं करना है, 256 सॉरी। अब ये फाइल आपका इनक्रिप्ट हो रहा है, बट इनक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? पासवर्ड। तो ये हम यूज कर रहे हैं सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन ना, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में आपके पास में एक ही की होगा जिसकी हेल्प से आप उस डेटा को इनक्रिप्ट करोगे और डिक्रिप्ट करोगे। अब दोनों मेथड हैं आपके पास में, आप चाहो तो की हेल्प से उसको इनक्रिप्ट कर लो, आप चाहो तो पासवर्ड या पासफ्रेज जिसको हम बोलते हैं उसकी हेल्प से आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो। पासवर्ड के केस में एक इशू रहेगा कि कोई भी आपके पासवर्ड को गैस कर सकता है कि आपका पासवर्ड ये हो सकता है। लेकिन की के केस में क्या होगा कि की सिर्फ आपके पास में है, और जब तक वो की किसी और के हाथ नहीं आता तब तक कोई भी उस डेटा को क्या नहीं कर सकता? डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अभी हम यूज कर रहे हैं क्या? पासवर्ड। मशीन का है, मैंने कोई भी एक रैंडम पासवर्ड डाल दिया। मैं ls यूज किया, मैंने वार्निंग दे रहा है क्योंकि पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं, पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं। और आप देखिएगा ये आपका फाइल है data-encrypt.txt। और अभी आपको टेक्स्ट विजिबल है क्या? जो प्लेन टेक्स्ट था आपका जिसमें MCU FDP 2021 लिखा हुआ था, वो प्लेन टेक्स्ट अब आपको विजिबल नहीं है, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में अनक्लियर्ड टेक्स्ट में आ गया। अब जब भी मुझे ये फाइल यूनिवर्सिटी को मेल करनी है तो मैं ये फाइल यूनिवर्सिटी को मेल कर दूंगा, ये फाइल मैं यूज करूंगा। लेकिन वो जो की है, ये जो वो पासवर्ड है, जो पासवर्ड अभी आपने यूज किया है इनक्रिप्ट करने के लिए,
वो पासवर्ड मैं मेल वगैरह पे या मैसेजेस वगैरह पे शेयर नहीं करूंगा। अगर मुझे मैसेजेस पे भी शेयर करना है तो पासवर्ड मैंने यूज किया है MCU। तो मैं डायरेक्टली MC यूज नहीं करूंगा, मैं वो टेक्निक्स यूज कर लूंगा, +2 -1 +3, इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, मैं डायरेक्टली एक प्लेन टेक्स्ट फाइल शेयर करने वाला था, लेकिन अभी हमें इनक्रिप्शन का थोड़ा सा आइडिया लग गया, तो हम जब भी किसी के साथ में फाइल शेयर करेंगे तो उस तरीके से इनक्रिप्ट करके शेयर करेंगे। और अभी अगर हम उसको डिक्रिप्ट करना चाहें फिर से उस फाइल को, तो डिक्रिप्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, फिर से OpenSSL यूटिलिटी यूज करना है। OpenSSL जिस स्टैंडर्ड के साथ में आपने उसको इनक्रिप्ट किया था वो स्टैंडर्ड आपको यूज करना है। और -D का मतलब यहाँ पर क्या है, डिक्रिप्शन। जब इनक्रिप्शन यूज करना था तो हमने -E यूज किया था। तो फिर से मशीन पे आता हूँ, OpenSSL AES 256 -CBC -D for decryption इन। अभी इन देना है इनपुट फाइल, लेकिन इस बार मैं फाइल यूज करूंगा जो इनक्रिप्टेड फाइल है उसको हमने एज ए इनपुट यूज किया है, और आउटपुट में हमें क्या रखना है, ये हमारा डिक्रिप्टेड फाइल है। पासप्रेस मांगेगा वो आपसे, अगर आपने पासवर्ड सही डाला तो वो उस फाइल को डिक्रिप्ट कर देगा। और आप देख सकते हो ये डिक्रिप्ट फाइल है, और जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर से कौन सा मैसेज प्रिंट हो गया, MCU FTP 2021। तो ये सिंपल 2 कमांड्स हैं जिन कमांड्स की हेल्प से हमने क्या किया है, किसी भी फाइल को सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की हेल्प से इंक्रिप्ट कर दिया। ये सिंपल कमांड्स है। E फॉर इंक्रिप्शन, इन यानी आपका जो प्लेन टेक्स्ट वाला फाइल है वो आपको पास करना है, और ये उसको एक डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। फिर जब भी आपको उस इनक्रिप्ट फाइल को डिक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्शन की जगह हम डिक्रिप्शन यूज करेंगे, और इनपुट में हम जो प्लेन टेक्स्ट वाला फाइल पास कर रहे थे उसकी जगह हम पास करने वाले हैं क्या, इनक्रिप्टेड फाइल। आउटपुट में हमने एक फाइल का न्यू नेम दे दिया जिसका नेम है data-decrypt.txt। तो ये जो इनक्रिप्शन हुआ है ये किसकी हेल्प से हुआ है, पासवर्ड की हेल्प से। अब अगर हमें कोई हार्ड ड्राइव वगैरह इनक्रिप्ट करना है तो हम पासवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में एक इशू ये है कि पासवर्ड अगर आप भूल भी जाते हो तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको डिक्रिप्ट कर पाओ। दूसरा प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा कि कोई भी आपके पासवर्ड को गैस कर सकता है, ये पॉसिबल है चाहे आप कितना ही कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्यों ना यूज कर लो। तो उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, की यूज करना चाहिए। तो मैं फिर से एक और प्लेन टेक्स्ट वाला फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और उस फाइल को मैं एक की हेल्प से इनक्रिप्ट करने वाला। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज आप मुझे अपडेट कीजिएगा। क्लियर है यहां तक? पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स। ओके ठीक है, मुझे मैसेजेस आ गए, ये कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं इन सारी फाइल्स को रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने सारी फाइल्स रिमूव कर दी, मूव टू प्रेस डिलीट कर दी। अब मैं फिर से एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, gedit तो फिर से मैंने एक फाइल क्रिएट किया, डेस्कटॉप पर मैंने इस फाइल को क्रिएट कर लिया और data.txt नेम रख दिया। लेकिन इस बार कुछ और
डेटा रखा मैंने इनक्रिप्ट डेटा यूजिंग की फाइल, यानी अब पासवर्ड से हम इसको इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे किसकी हेल्प से, की हेल्प से। अब जब की हेल्प से आप इस डेटा को इनक्रिप्ट करने वाले हो तो आपके पास में की भी होना चाहिए, तो हम एक की भी बना लेते हैं ना, की क्रिएट कर लेते हैं। की का नेम हम क्या रख लेते हैं जो हैंड्स ऑन में हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल नेम हमारा ये है, तो मैं कुछ भी नेम रख सकता हूँ ना, mykey.txt, और उसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पर। लेकिन जिस की से आपको डेटा इनक्रिप्ट करना है उसके अंदर कुछ वैल्यूज आपको रखनी पड़ेगी, मतलब पासवर्ड तो नहीं रखेंगे लेकिन कुछ जो भी कंटेंट आपको टाइप करना है वो आप इसके अंदर रख सकते हो, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो। बट आप देखिएगा ये मैंने नॉर्मल वर्ड्स यूज किए हैं। ओपन एसएसएल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, और वो रैंडम वैल्यूज हमारे लिए की का वर्क करने वाली है। तो मैं सबसे पहले एक रैंडम फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं टर्मिनल फिर से ओपन कर रहा हूँ, और अभी हमारे पास में दोनों फाइल्स हैं। एक फाइल वो है जिसके अंदर हमारा डेटा है, और दूसरा फाइल वो है जिसके अंदर हमारी की है, लेकिन की के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब हम यूज कर रहे हैं ओपन एसएसएल रैंडम 128 बिट्स मैंने यूज किए हैं, और मैंने ग्रेटर देन यानी रीडायरेक्शन का साइन यूज कर लिया कि जो भी आउटपुट, अगर मैं इसको सिर्फ एंटर मार दूं तो वो आउटपुट मेरे टर्मिनल पे आ गया। मैंने बोला नहीं, जो भी आउटपुट हमारे टर्मिनल पे आ रहा है उसको रीडायरेक्ट कर दो हमारी फाइल के अंदर। किस फाइल के अंदर, माई की के अंदर। अभी आपकी जो फाइल थी इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज आ गई, ये रैंडम वैल्यूज आ गई, इनकी हेल्प से आपका डेटा इनक्रिप्ट होगा। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ओपन एसएसएल इंक्रिप्शन, या हाइफन ई भी आप यूज कर सकते हो। इन किस फाइल को इनक्रिप्ट करना है, data.txt, और नेम क्या रखना है उसका, encrypt.txt। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं AES 256, -K फॉर की, जिस की हेल्प से आप उसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। ls लिस्ट करके देखा तो आप देख सकते हो एक फाइल आपके पास में आ गया, data-encrypt, और ये फाइल आप इनक्रिप्टेड है। और जब भी इस फाइल को आपको डिक्रिप्ट करना है तो आप पासवर्ड की हेल्प से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। आपको जब भी डिक्रिप्ट करना होगा तो आपके पास में की होना चाहिए। तो जैसे मैं फिर से डिक्रिप्शन परफॉर्म करूंगा तो हम उस फाइल को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओपन एसएसएल इंक्रिप्शन, इनपुट के लिए हमने फाइल नेम यूज कर लिया data-encryption, और फाइल का नेम क्या रखना है, data-decrypt.txt। डिक्रिप्शन यूज करना है, स्टैंडर्ड था 256 AES 256, और जिस की से इनक्रिप्ट किया था उस की का नेम है mykey.txt। अगर आपने इस की को ऑल्टर कर दिया, इसमें कोई भी चेंजेस कर दिए, तो फिर आप डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास में डिक्रिप्ट वाला फाइल आ गया, और इस फाइल को अगर हम रीड करते हैं तो आपका नॉर्मल डेटा आपको विजिबल है। तो जब भी आपको किसी के साथ में कोई डेटा शेयर करना है, नॉर्मल डेटा मतलब जिसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो आप जब भी दोनों फिजिकली मिलो किसी से भी, तो आप एक की क्रिएट कर लो जो कि दोनों के पास में रहे, आपके पास में भी रहे और जिस पार्टीज के साथ में आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके पास में भी रहे।
तो जब भी आप उनको इनक्रिप्ट कोई डेटा शेयर करो तो उसी की से आपको इनक्रिप्ट करना है, वो लोग वहां पे उस की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। अब ये जो हमने सिमेट्रिक की पेयर यूज किया, ये जो कमांड्स वगैरह मैंने टाइप करके दिखाया आपको, इन सबसे हमने देख तो लिया कि डेटा कैसे इनक्रिप्ट करना है या डेटा कैसे डिक्रिप्ट करना है, लेकिन रियल वर्ल्ड में या फिर हम अपने लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो आप देखिएगा मेरे पास में कुछ हार्ड ड्राइव्स हैं, ये जो मशीन्स हैं, मैं इस मशीन को फुल स्क्रीन, मैंने यहाँ पे शो एप्लीकेशंस पे क्लिक किया, जैसे विंडोज के स्टार्ट मेन्यू होता है सिमिलर यहाँ पर ये है, और यहाँ से मैंने सर्च किया डिस्क। तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में 2 हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं। एक हार्ड ड्राइव है जिसका साइज 69 GB है, और सेकंड वाला हार्ड ड्राइव है जिसका साइज कितना है, 11 GB है। फर्स्ट जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर, फर्स्ट वाले हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा डेटा स्टोर है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। सेकेंड हार्ड ड्राइव हमारा ये, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो इस डेटा में मैं कुछ अपना पर्सनल डेटा, इस ड्राइव के अंदर मुझे अपना कोई सेंसिटिव डेटा स्टोर करना है, तो हमारे पास में एक ऑप्शन ये है कि इस हार्ड डिस्क के हम पार्टीशंस बना लें, जैसा जनरली हम विंडोज में करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और उसके बाद में हम उसको फॉर्मेट कर दें NTFS या फैट फाइल सिस्टम, है ना, इन सब के बारे में भी आपने सुना होगा। तो फॉर्मेट करके हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हार्ड ड्राइव हमारा चोरी हो गया या सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कोई भी इजीली आपके डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है। हमारा टास्क सिर्फ इतना है कि हमें इस हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करने के बाद में हम उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करेंगे, और डेटा स्टोर करने के बाद में फिर से हम उसको क्लोज कर देंगे। मतलब सिंपल प्रोसेस रहेगा हमारा कि सबसे पहले हम इस हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करें, इनक्रिप्ट करने के बाद में उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद में कुछ डेटा स्टोर करें, फिर हम इस हार्ड ड्राइव को क्लोज कर दें। अब नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, नेक्स्ट टाइम वाला जो प्रोसेस होगा, तो इनक्रिप्ट नहीं करना है आपको, क्या करना है उसको सिंपल पहले डिक्रिप्ट करना है, फिर ओपन करना है, फिर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब आपका डेटा स्टोर हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टूल सर्च कर रहा हूँ, उसका नाम है लुक्स। अब मैंने लुक्स के साथ में डाल दिया इन लिनक्स या इनक्रिप्शन। तो लुक्स का फुल फॉर्म है लिनक्स यूनिफाइड की सेटअप। जो लोग विंडोज यूज करते हैं वो लोग बिटलॉकर यूज करते हैं ना, बिटलॉकर आपने यूज भी किया हुआ, और विंडोज के लिए वेराक्रिप्ट भी है, ये भी आप यूज कर सकते हो। बट जो स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है वो है आपका लुक्स। तो लुक्स की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हमारे उस पार्टीशन को इनक्रिप्ट करने वाले हैं। तो मैंने इसको तो यहाँ से क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखिएगा मैं इस हार्ड ड्राइव पे आके, और ये जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है एडिशनल पार्टीशन ऑप्शंस, तो मैंने इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर लिया, मतलब पूरे हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, मैंने कोई पार्टीशन नहीं बनाया, तो मेरा पूरा हार्ड ड्राइव एक सिंगल पार्टीशन में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हमने इसको फॉर्मेट किया, क्या नेम रखना है, फॉर एग्जांपल आपका होता है ना सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो यहाँ से आप वॉल्यूम का नेम चूज कर सकते हो, और यहाँ आप देखिएगा ये आपके पास में आएगा पासवर्ड प्रोटेक्ट वॉल्यूम लुक्स। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, और फाइल सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, ext4 फाइल सिस्टम। और जैसे मैंने NTFS यूज किया तो उसने उसको
डिसलेक्ट कर दिया, वो हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि लुक्स को आप सिर्फ लिनक्स मशीन में यूज कर सकते हो, और ये जो फाइल सिस्टम है ext4, ये लिनक्स फाइल सिस्टम है। तो मैंने यहाँ से चूज किया इंटरनल डिस्क यूज फॉर लिनक्स सिस्टम ओनली, और पासवर्ड प्रोटेक्ट वॉल्यूम में लुक्स यूज कर लिया। वॉल्यूम नेम हमने डिफाइन कर दिया माय डेटा। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये पासप्रेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पासप्रेस यूज करूंगा तो कोई भी उस पासप्रेस को गैस कर सकता है, या हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम की यूज कर लें। लेकिन अभी के केस में मैं की इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से वही सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करूंगा, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसलिए हम पूरा सिंपल रखते हैं इसको जीयूआई की हेल्प से। लेकिन जो भी कमांड्स रहेंगी वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं आपके साथ में वो शेयर भी कर दूंगा। तो मैंने सिंपल कोई पासप्रेस रख लिया, लेकिन पासप्रेस भी मैं नॉर्मल नहीं रखता हूँ। मैं पासप्रेस एक काम करता हूँ, प्लेन टेक्स्ट टू इंक्रिप्शन, या रैंडम वैल्यू जनरेटर यूज कर लेते हैं ना, रैंडम वैल्यू जनरेटर। रैंडम पासवर्ड जनरेटर यूज करते हैं तो वहां पे नंबर्स भी जाएंगे, अल्फाबेट्स भी जाएंगे। और पासवर्ड लेंथ मैंने यूज कर लिया यहाँ से 36, जनरेट, कॉपी किया इसको। अब हमारे लिए पासवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पासवर्ड को अगर हम भूल गए तो हम उस डेटा को कभी भी रिट्रीव नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ से यूज किया, ये पासवर्ड पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया। आप चेक कर सकते हैं पासवर्ड सेम है। नेक्स्ट किया मैंने, और इस ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। अभी मैं एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन हूँ, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मेरे से मांग रहा है। तो मैंने पासवर्ड पास कर दिया, और अब आप देख सकते हो कि आपका जो हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव इनक्रिप्टेड है। कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहा है? लुक्स इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, और वर्जन 1 है। अगर आप कमांड लाइन यूटिलिटी यूज करते हैं तो आप उसका एडवांस वर्जन जो है वर्जन 2 वो भी इंस्टॉल कर सकते थे। और अभी ये किस स्टेट में? अनलॉक है ना, ये अनलॉक है। तो अब जब भी आपको डेटा स्टोर करना है तो आपने इस पे क्लिक किया, और ये वॉल्यूम आपका यहाँ पर एक्सेसिबल है। यानी आप जो भी डेटा इस फोल्डर्स पे जाके स्टोर करोगे वो सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होने वाला है? इस इनक्रिप्टेड पार्टीशन में। तो मैंने यहाँ से कुछ फाइल्स ली, ये मैं कुछ फाइल्स ले लेता हूँ। ये दोनों फाइल्स ले ली मैंने, ये सारे फोल्डर्स ले लिए, कॉपी किया, और यहाँ आके यहाँ मीन्स यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। तो ये जो मेरा डेटा है ये इस पार्टीशन में स्टोर हो गया। अभी हमने इसको यू माउंट किया, यानी यू माउंट आप ऐसे समझिएगा कि विंडोज में आप जो पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो और फिर पेन ड्राइव आप एजेक्ट कर लेते हो, दो मेथड होते हैं। एक डायरेक्टली आप उसको रिमूव कर दो तो पेन ड्राइव के क्रैश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जल्दी खराब हो जाता है। तो हम क्या यूज करते हैं? एजेक्ट करते हैं, यानी पेन ड्राइव सिस्टम में कनेक्टेड है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको वो विजिबल नहीं है, तो यहाँ से हमने यू माउंट कर दिया। लेकिन लुक्स अभी भी आपका अनलॉक्ड है, तो मैंने लॉक्ड पे क्लिक कर दिया। अब ये पार्टीशन आपका लॉक्ड है, यानी अब जब भी आपको इसके अंदर डेटा को रीड करना है या फिर डेटा स्टोर करना है तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? पहले उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर उसको ओपन करना पड़ेगा, फिर उसमें डेटा स्टोर करना है या रीड करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया अनलॉक पे। जैसे मैंने अनलॉक पे क्लिक किया वो मेरे से क्या मांग रहा है? सबसे पहले पासप्रेस। पासप्रेस हमारा क्या था? अब अभी के केस में मैंने पासप्रेस इसी मशीन पे स्टोर कर रखा है, तो मैं कभी भी इस मशीन पे ये पासप्रेस स्टोर ही नहीं करूंगा, नहीं तो किसी के हाथ ये लैपटॉप लग गया तो वो इजीली उस हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो मैंने अनलॉक कर दिया, अनलॉक हो रहा है, उसने वेरीफाई किया कि वो सपोर्टेड है,
मतलब आपका जो पास प्राइस है वो बिल्कुल सही था। अब आप उसके अंदर डेटा रीड कर सकते हैं और डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज किया है क्या, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन या सिमेट्रिक की पेयर, यानी एक सिंगल की हेल्प से की जगह हमने पासवर्ड यूज कर लिया, हम की भी यूज कर सकते थे। तो उसी की से हमने डेटा को इनक्रिप्ट किया है और फ्यूचर में जब भी हमें उस पार्टीशन को डिक्रिप्ट करना है तो हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी इंक्रिप्शन हम यूज करते हैं इन सब में प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जो यूजर्स होते हैं वो अपना की मिस कर देते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। बिटकॉइन का आपने सुना होगा, तो जिन लोगों के पास में भी बिटकॉइंस हैं उनमें से 5 to 6% लोग ऐसे होंगे जो अपने बिटकॉइन का पासवर्ड भूल गए होंगे या उनसे की कहीं पर मिस हो गया होगा। तो अभी उनके अकाउंट में चाहे कितने भी बिटकॉइंस है लेकिन वो किसी भी यूज के नहीं है, क्योंकि उस बिटकॉइन को एक्सेस करने के लिए उनके पास में जो पासवर्ड था या जो की था वो अभी है ही नहीं। तो जब भी आपको लगता है कि कोई डिवाइस आपको इनक्रिप्ट करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसका जो की पेयर है या जो उसका पास प्रेस है उसको या तो स्टोर करके रखो या आप उसको याद करके रखो। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? यस। ओके। अब हमारे पास में आई थिंक 30-40 मिनट्स हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पी के पे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक वेबसाइट होस्ट करके दिखाने वाला हूँ और उस वेबसाइट को पहले हम लोग HTTP प्रोटोकॉल्स पे यूज करेंगे और उसके बाद में हम उस वेबसाइट को किस पर शिफ्ट करने वाले हैं, HTTPS पर। तो पहले वो HTTP यूज करेगा प्रोटोकॉल, यानी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सब प्लेन टेक्स्ट में होगा। लेकिन जब हम उस पर HTTPS प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर कर देंगे तो फिर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। तो जनरल ऐसे ही आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे सिर्फ आपको ISO फाइल्स मिलती हैं, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको ISO फाइल डाउनलोड करना है, विंडोज से रिलेटेड या फिर लिनक्स से रिलेटेड, तो आप इस वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या हमें इस वेबसाइट को HTTPS प्रोटोकॉल्स पे रन करना चाहिए या सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल्स पे रन करना चाहिए? क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग किस प्रोटोकॉल पे हमें इसको रन करना चाहिए? चैट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हो। अगर हमारे पास में कोई ऐसा वेबसाइट है जो सिर्फ ISO फाइल को सर्व कर रहा है तो उस वेबसाइट को हमें HTTP प्रोटोकॉल पे रन करना चाहिए या HTTPS प्रोटोकॉल्स पे रन करना चाहिए? ओके, दो आंसर आए, एक आया HTTPS और एक आया HTTP। तो जब भी आपकी कोई वेबसाइट जिस पे पेमेंट गेटवे ना हो, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो या कोई रेपुटेटेड वेबसाइट ना हो, मतलब सिंपल आपको अगर ISO फाइल वगैरह सर्व करना है तो उस केस में आप हमेशा क्या यूज करें, HTTP। क्योंकि अगर आप HTTPS यूज करोगे ना तो प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बड़ा सर्वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वर आपको ISO फाइल प्रोवाइड करवा रहा है वहां से जब भी आप फाइल्स को डाउनलोड करोगे तो सर्वर की बैंडविड्थ यूज होगी। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि आप
का जो सर्वर है उस डेटा को इनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा। यानी जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो फाइल सर्वर से जब डाउनलोड होगी, मतलब जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे, आपकी रिक्वेस्ट जो है ब्राउजर के पास में गई, तो उस फाइल को, ISO फाइल को वो आपको इनक्रिप्ट करके शेयर करेगा। फिर जब भी आप उसको कोई रिस्पॉन्स करोगे तो फिर उस रिस्पॉन्स को वो डिक्रिप्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी वेब HTTP से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी उस यूजर, उसी मशीन को प्रोवाइड करवानी है। मतलब आपको वो जो लैंडिंग पेज है, वेबसाइट का जो पेज है, वो भी आपका सर्वर सर्व कर रहा है। साथ में उस सर्वर के पास में एक और एडिशनल टास्क आ गया, वो है इनक्रिप्शन। यानी आप उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी परफॉर्म्स करने हैं। क्लियर है? तो जब लगता है आपको कि इस टाइप का कोई वेबसाइट है जिस पर कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है या पेमेंट गेटवे आप यूज नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप HTTP यूज करें, और यहाँ पे पेमेंट गेटवे है उन केस में आपके यूज करें HTTPS यूज करें। चलिए, तो हमें एक वेबसाइट होस्ट करना है। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में एक सर्वर होना चाहिए। तो सर्वर का मतलब ये है कि आपके पास में कोई भी 1 GB रैम या 2 GB रैम के साथ में कोई एक मशीन होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट होने वाली। तो अगर मैं अपनी ये वर्चुअल मशीन यूज करूंगा, तो इस मशीन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर उस वेबसाइट को आप लोगों को एक्सेस करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो हमें कोई ऐसा वेबसाइट होस्ट करना है जिसको आप लोग भी एक्सेस कर पाओ। तो अभी आपने क्लाउड सिक्योरिटी या क्लाउड जो कीवर्ड है वो आपने कई बार सुना होगा इस पूरे सेशंस में, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, क्लाउड क्लाउड क्लाउड। तो क्यों ना हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, 1 आवर्स के लिए या फिर 2 आवर्स के लिए हमें क्लाउड पे एक सर्वर परचेस करना है। तो मैं जाता हूँ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपके ढेर सारे हैं, AWS यानी अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, गूगल क्लाउड है, डिजिटल ओशियन है, हीरोकू है, सेल्सफोर्स है, IBM का क्लाउड है, रेड हैट क्लाउड है, ढेर सारे क्लाउड्स हैं। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ AWS क्लाउड, और आप देख सकते हैं कि AWS जो है वो आपको 12 मंथ्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट या आपके कॉलेज के लिए कोई वेबसाइट होस्ट करना है तो 1 ईयर के लिए आप बिल्कुल फ्री में वेबसाइट चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो AWS की वेबसाइट पे आना है और AWS फ्री टायर्स यूज करना है, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप बिजनेस चूज कर सकते हैं, मैं पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, और टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर। ये कंप्लीट करने के बाद में लास्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि जब आप क्लाउड की सर्विसेज, कोई ऐसी सर्विस आप यूज करते हो जो फ्री टियर में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वो फिर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से मैनेज हो जाएगा। लेकिन वो ये अभी सिर्फ ये वेरीफाई कर रहे हैं कि आप जो भी यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा है वो वैलिड यूजर है या नहीं है। तो इसलिए वो आपके अकाउंट से ओनली 2 रुपीज का ट्रांजेक्शन करते हैं, और वो 2 रुपीज भी आपको विद इन 10 to 15 डेज में रिफंडेबल है। क्लियर है? तो मेरे पास में ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन जिन लोगों के पास में अकाउंट्स नहीं है या जो लोग AWS को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके अपना अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास में ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैंने अकाउंट्स को ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। तो जैसे हम लॉग इन करते हैं, ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसका डैशबोर्ड है, AWS मैनेजमेंट कंसोल। और यहाँ से आप जियोग्राफिकल लोकेशन चूज कर सकते हो कि आपके जो सर्वर्स है वो किस लोकेशन पर क्रिएट करना है। तो मैं नॉर्थ वर्जीनिया यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंबई भी यूज नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे कुछ सर्वर्स वहाँ पर चल रहे हैं, इसलिए हम कैलिफोर्निया यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे सारे क्लाइंट्स इंडिया के हैं तो मैं रीजन क्या यूज करूँगा, मुंबई। यानी मुंबई में जो डेटा सेंटर्स होंगे AWS के, वहाँ पर हमें एक वर्चुअल मशीन रेंट पर मिल जानी है। तो मैं यूज कर रहा हूँ कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम सर्विस यूज करना है। ढेर सारी सर्विसेज हैं, अगर आप सर्विसेज कैटलॉग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये आपके पास में सर्विसेज है। स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज आपको चाहिए, सैटेलाइट्स, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटाबेसेस, कंप्यूट। तो हमें जो सर्विस चाहिए वो कंप्यूट से रिलेटेड चाहिए। या अगर मैं यहाँ पे एक सर्विस सर्च करूँ EC2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्विस का नेम आ गया, वर्चुअल सर्वर्स। अब देखिएगा कि हमें इसी सेशन में क्या करना है, SSL वेबसाइट होस्टिंग भी करनी है और वेबसाइट को HTTPS पे भी रन करना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सब बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कि मशीन्स भी मैंने बना दी, लेकिन मैंने सेशन से पहले मशीन बना के इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको तो कोई आइडिया नहीं लगता ना कि कहाँ पर कौन सा मशीन चल रहा है और क्या क्या मैंने किया हुआ है। वो पूरा एथिकल हैकिंग जैसे रेडीमेड लैब होती हैं वो उस टाइप का सिनेरियो हो जाता है। इसलिए मैं बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप देखते जाइएगा जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से हम वेब होस्टिंग कर सकते हैं। और इन सब के स्टेप बाय स्टेप्स वीडियोस भी हैं, मैं मैम के साथ में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम क्लाउड पे आए और क्लाउड पे हमें एक सर्विस चाहिए जो कि हमें रेंटेड चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक सर्विस चूज कर लिया, उसका नाम है EC2 इलास्टिक कंप्यूट। इसका नाम इलास्टिक इसलिए लगा है कि अगर आज आपको 1 GB मशीन के साथ में 1 GB रैम के साथ में मशीन चाहिए और कल को आप बोलते हो कि नहीं आपको 32 GB रैम का मशीन चाहिए, तो ईजिली आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यानी 1 से आप उसको इंक्रीज करके कितना कर सकते हो, 32, 64, 128 जितना भी मेमोरी आपको यूज करना है। तो मैंने यहाँ से यूज किया EC2 और अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन सभी लोग समझते हैं, तो क्लाउड के टर्म में हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ से वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, इंस्टेंस पे क्लिक किया, लॉन्च। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको क्या चूज करना है, AMI चूज करना है। AMI का फुल फॉर्म है अमेजॉन मशीन इमेज। यानी इन लोगों ने एक रेडीमेड हार्ड डिस्क क्लाउड पे रखी हुई है। अगर आप ये वाला हार्ड डिस्क यूज करते हो तो इसके अंदर ऑलरेडी अमेजॉन लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अगर आप ये वाला हार्ड ड्राइव यूज करते हो तो इसके अंदर ऑलरेडी रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल्ड है, क्योंकि अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने रेडीमेड टेम्पलेट्स बना रखे हैं। जैसे मान लो कि हमारा टारगेट, मतलब मैं भी एक CSP हूँ, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे पास में ऐसे यूजर्स आते हैं जिनको विंडोज़ की मशीन चाहिए, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं कि जिनको विंडोज़ के साथ में MS ऑफिस चाहिए, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको विंडोज़ के साथ में फोटोशॉप चाहिए, कोरल ड्रॉ चाहिए, या C++, जावा, इन सब के एडिटर चाहिए। तो मैं उनके अकॉर्डिंग टेम्पलेट बना के रख लूँगा। तो हम अभी ये डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है फर्स्ट जिसमें अमेजॉन लिनक्स है, हम ये यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंस्टेंस का टाइप, आपको क्या चूज करना है। तो डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो T सीरीज की फैमिली है, C सीरीज की फैमिली है। C सीरीज यूज करते हैं कंप्यूट के लिए, यानी जब भी आपको CPU की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें CPU की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लेकिन मेमोरी की कम रिक्वायरमेंट होती है, तो आप C टाइप यूज कर सकते हो। फिर और भी कैटेगरीज है यहाँ पे, G है, I है, M सीरीज आ गई, यानी मेमोरी ऑप्टिमाइज की, जब भी आपको लगता है कि मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोग जब भी ये सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आप हमेशा कौन सा यूज करोगे, T2.micro। यानी ये जो मशीन है एक CPU के साथ में और 1 GB रैम के साथ में 12 मंथ्स के लिए फ्री है। यानी आप मंथली इसको 730 आवर्स ऑन रख सकते हो। यानी अगर हम आज से इस मशीन को ऑन कर दें तो नेक्स्ट 12 मंथ तक इसको ऑन रखिएगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है आपके लिए। तो मैंने यहाँ से T2.micro चूज किया। अब वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंस, कितने सर्वर्स आप, कितनी मशीन्स आपको चाहिए, कितने सर्वर्स आपको चाहिए। तो हमारे वेब होस्टिंग के केस में हम इसको क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। क्लाउड के टर्म में हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंस बोल रहे हैं। लेकिन अब अभी जब तक हम क्लाउड पे नहीं गए थे उससे पहले हम इसको क्या बोलते थे, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन
हमें एक ही मशीन चाहिए, एक ही सर्वर चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। Amazon आपको पब्लिक आईपी भी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन ये आईपी आपका डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है, अगर मशीन को रीबूट करोगे तो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन मशीन को शट डाउन कर दिया और फिर से आप उसको बूट करोगे तो आईपी आपका चेंज हो जाएगा। और आप चाहते हो कि आईपी आपका हमेशा परसिस्टेंट रहे, मतलब चेंज ही ना हो, रीबूट करो या शट डाउन करो तब भी, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा क्या, इलास्टिक आईपी। यानी अभी हम जो सर्विस यूज कर रहे हैं उस सर्विस का नाम है EC2। सिमिलर एक सर्विस और भी है, इलास्टिक आईपी। ये आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि स्टैटिक रहेगा, और ये स्टैटिक आईपी एड्रेस फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस सर्विस को, इस आईपी एड्रेस को अपने लिए रिजर्व करते हो तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको रिजर्व कर लिया और आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपने वाले कंसोल पे ले जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसको पब्लिक आईपी भी मिल जाएगा। ये पब्लिक आईपी इसलिए क्योंकि मुझे जब होस्टिंग करनी है और आप जब मेरी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो इस पब्लिक आईपी की हेल्प से आप उसको एक्सेस करोगे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट आ रहा है स्टोरेज, कितने जीबी की हार्ड ड्राइव लगानी है। तो बाय डिफॉल्ट 8 GB है, लेकिन फ्री वाले अकाउंट में ये अप टू 30 GB हार्ड ड्राइव आपको फ्री में प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट किया मैंने, टैग लगाना है क्या, ऐसी नेमिंग करनी है क्या। जब आपके पास में यही सारे सर्वर्स होते हैं तो हम नेमिंग परफॉर्म कर देते हैं, नेम, और मैंने रख दिया वेब सर्वर MCU FTP। नेक्स्ट, अभी मॉर्निंग में आपका एक सेशन था फायरवॉल पे, हमरा सर ने लिया होगा, तो वहाँ पे उन्होंने आपको फायरवॉल के बारे में बताया होगा। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपका फायरवॉल है, NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। हम डिस्क्रिप्शन में फायरवॉल रख देते हैं जिससे हमें याद है। अभी आप देखिएगा फायरवॉल में पोर्ट 22, यानी आप इस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्निंग आ रही है कि आप कहीं से भी, मतलब कि कोई भी इस मशीन को एक्सेस कर सकता है जिसके पास में इसका पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया माई IP, यानी अभी मैं जिस ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हूँ उस ब्रॉडबैंड से जितने भी लैपटॉप कनेक्टेड होंगे वो सब इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर मैंने एक रूल ऐड कर दिया कि हमें एक प्रोटोकॉल एनेबल करना है, कौन सा, HTTP। वो कहाँ से एनेबल करना है, एनीवेयर, यानी अगर कोई IPv4 भी यूज कर रहा है, IPv6 भी यूज कर रहा है, और आपका कोई भी पब्लिक IP हो, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट तो सबके लिए एक्सेसिबल हो गई होगा। फिर एक और प्रोटोकॉल हमने एनेबल कर दिया, वो है HTTPS, एनीवेयर। लेकिन इस मशीन को जब भी हम एक्सेस करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सेस करूंगा। मैंने अपनी मशीन का IP एड्रेस दिया। रिव्यू कर सकते हो आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये वाला यूज कर रहे हो, इतने CPU हैं आपके पास में, इतनी मेमोरी है, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, ये रूल्स लगे हुए हैं, और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। और फाइनली मैंने लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करने के लिए वो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपके की पेयर बनाना पड़ेगा, और ये जो की पेयर है वो एक पब्लिक की होगा और एक प्राइवेट की होगा। तो देखिएगा, इसको समझिएगा, हमने अभी जो की पेयर यूज किए थे, हमने अभी जो की पेयर्स यूज किए थे वो की पेयर्स थे डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। यहाँ जो की पेयर हम यूज कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कि ये जो प्राइवेट की है ये आपके पास में रहेगा, और ये पब्लिक की जो है वो AWS के पास में रहेगा, Amazon के पास में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका Amazon है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया रीजन है। यहाँ आपकी एक मशीन बनी हुई है, ये आपकी एक मशीन है। तो जब भी हम अपने लैपटॉप से इस मशीन को एक्सेस करने आएंगे, इस मशीन को एक्सेस करने जाएंगे, तो AWS हमसे बोलेगा कि भाई आप काम करो, इस मशीन को एक्सेस करना है
तो हमारे पास में इस मशीन का पब्लिक की है, हमारे पास में ऑलरेडी इस मशीन का क्या है, पब्लिक की है। और इस पब्लिक की का एक की पेयर है जिसको हम बोल रहे हैं प्राइवेट की। तो अगर आप हमें वो प्राइवेट की प्रोवाइड करवा देते हो और हम उस प्राइवेट की को मैच करके देखेंगे कि वो इसी की का पेयर है, तो हम आपको ऑथेंटिकेट कर देंगे, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे पासवर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन AWS ने उसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। हाँ कि सिर्फ आप की हेल्प से उसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे की पेयर क्रिएट करेगा, तो हमने की पेयर का नाम क्या रख दिया, MCU FDP, और डाउनलोड कर दिया। तो ये जो की डाउनलोड हुई है ये प्राइवेट की है, और पब्लिक की किसके पास में है, AWS के पास में। तो ये एक सर्वर हमने प्रोविजन कर लिया, मतलब हमने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है। और अब इसकी जो भी बिलिंग होगी, बिलिंग तो होना नहीं है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हो नेम आ गया उसका, उसका एक यूनिक आईडी आ गया, उसका स्टेट आ रहा है पेंडिंग है, अभी वो बन रहा है ना, पेंडिंग। जब रनिंग स्टेट में जाएगा तब हम उसको यूज कर लेंगे। ये उसका टाइप आ गया, T2.micro का मतलब है 1 CPU और 1 GB रैम है। अब ये रनिंग स्टेट में आ गया। तो यहाँ अगर आप देखोगे डैशबोर्ड पे, अगर मैं आता हूँ तो आप यहाँ इसको रिफ्रेश कीजिएगा, एक मशीन है आपके पास में, रनिंग भी एक है, की पेयर्स यानी जो भी हमने की बनाई थी वो पब्लिक की आ गई, MCU FTP। फिर सिक्योरिटी ग्रुप यानी फायरवॉल, तो ये फायरवॉल आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स के नाम से, इसका डिस्क्रिप्शन हमने फायरवॉल दिया था। फिर लास्ट में क्या गया, वॉल्यूम्स यानी हार्ड ड्राइव, तो आप इसका हार्ड ड्राइव चेक कर सकते हो, ये 8 GB का हार्ड ड्राइव। तो हमने क्लाउड पे एक सर्वर तो परचेस कर लिया है, और इस सर्वर का जो पब्लिक IP है वो ये है, ये इसका पब्लिक IP है। तो जब भी हमारी इस वेबसाइट को कोई एक्सेस करेगा तो किसकी हेल्प से एक्सेस करेगा, इस पब्लिक IP की हेल्प से। अब आप समझो कि अगर आप फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, वेब आप जो यूज करते हो, इंस्टाग्राम, जितनी भी वेबसाइट्स आप यूज करते हो, अगर आप उनको पब्लिक IP से एक्सेस करोगे तो मुश्किल से हम 10 to 20 वेबसाइट्स के IP हम याद कर सकते हैं। इससे ज्यादा वेबसाइट्स के हम IP याद नहीं रख सकते। लेकिन हमें अगर कोई बोले कि वेबसाइट्स के नेम बता दो, तो हम बहुत सारी वेबसाइट्स के नेम बता सकते हैं क्योंकि वो हमें याद है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डोमेन परचेस करेंगे। डोमेन जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ MCU भोपाल, तो ये यूनिवर्सिटी का डोमेन है mcu.ac.in, google.com ये भी एक डोमेन है। तो सिमिलर हमें भी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उससे रिलेटेड उसके नेम के अकॉर्डिंग हमें कोई भी डोमेन परचेस करते हैं, तो डोमेन हमें कौन प्रोवाइड करवा देगा, GoDaddy। और भी ढेर सारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो आपको डोमेन्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से आपको जो भी डोमेन सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ऑलरेडी एक डोमेन है। ये ढेर सारे डोमेन्स हैं लेकिन मैं ये वाला डोमेन यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अपने डोमेन्स पे क्लिक किया, ये ऐसे टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने परचेस कर रखा है। और अगर आप इसको परचेस करना चाहोगे तो ये मैक्स टू मैक्स 149 या 250 के समथिंग आप परचेस कर सकते हो, 250 रुपीज में आपको ये डोमेन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डोमेन सेटिंग्स में आया, लास्ट में आया, ये मेरे सारे डोमेन्स की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से मैंने क्लिक किया मैनेज DNS, यानी हमारे पास में पब्लिक IP है और उस पब्लिक IP को हम किसी नेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं सबसे लास्ट में आया स्क्रॉल करके, और यहाँ से हमने DNS का एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया, और रिकॉर्ड हमने चूज किया गया ए रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास में IP है लेकिन उस IP को किस में रिजॉल्व करना है, नेम में रिजॉल्व करना है। तो आप देखिएगा मेरा पब्लिक IP क्या था, वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरा पब्लिक IP, ये मेरा पब्लिक IP है, और इसको मैंने पॉइंट कर दिया MCU FTP, यानी ये जो मेरा डोमेन नेम है lmsolution.in,
इसके आगे हमारी वेबसाइट का नाम क्या जाएगा, MCU FDP 2021 जो भी आपको यूज करना है, और इसने इसके साथ में मैप कर दिया। अभी अगर मैं उसको सर्च करने जाऊं, जो लास्ट टाइम हमने माल्टीगो में यूज किया था कि अगर आपको डोमेन पता है तो आप आईपी की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, तो मैंने ऐसे यूज किया NSLookup और ये आईपी यूज किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पर भी MCU की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, या मैं यूज करूँ MCU FDPs.lm-solution.in, तो यहाँ पे भी वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ मिनट लेता है, कई बार ये कुछ डेज भी ले लेता है इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने में। फिर से हम चेक करते हैं। अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, थोड़े से टाइम बाद हम फिर से देखते हैं। NSLookup MCU FDP.lm-solution.in, चलिए वो रिजॉल्व हो जाए, यानी वो अपडेट हो जाए उनके DNS सर्वर्स पे, देन उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं उस मशीन को एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये मशीन है, इस मशीन को एक्सेस करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको पूरा प्रोसेस बताएगा कि किस तरीके से आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने मशीन पे क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से वो बोल रहा है कि आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको, ये इसका पब्लिक आईपी है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम SSH प्रोटोकॉल यूज करते हैं किसी भी मशीन को कनेक्ट करने के लिए। लिनक्स मशीन के लिए विंडोज में हम RDP यूज करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, या आप कई बार AnyDesk भी यूज कर लेते हो रिमोटली एक्सेस करने के लिए। तो वो मशीन हमारी कमांड लाइन में इंस्टॉल्ड है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया SSH। उसका यूजर नेम है EC2। जब मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे बताया था कि यूजर नेम क्या है, EC2, और ये उसका पब्लिक IP एड्रेस है। और हमने -i से की डिफाइन कर दी कि डाउनलोड्स के अंदर MCU FDP के नाम से की है। अब जब भी फर्स्ट टाइम आप उसको एक्सेस करते हो तो आपकी मशीन के फिंगरप्रिंट जनरेट होते हैं, मैंने बोल दिया यस। लेकिन जैसे ही हम उसको कनेक्ट करने गए, उसने बोल दिया कि वार्निंग आपको दे दी, अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल, यानी आपका ये जो की है MCU FDP.pam, इस की पे परमिशन है कि कोई भी यूजर इस की को रीड कर सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस की का परमिशन चेंज करना होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर आप लिनक्स यूजर है तो आपको सिंपली एक कमांड रन करनी है, chmod। chmod से क्या हो रहा है, परमिशन चेंज हो रही है। और 400 का मतलब ये है कि सिर्फ यूजर को रीड का परमिशन रहेगा, बाकी किसी और को कोई परमिशन नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, या मैं टाइप कर देता हूँ chmod। पहले मैं दिखाता हूँ आपको परमिशन, डाउनलोड्स के अंदर MCU FDP, तो ये सभी को परमिशन है, chmod 400 डाउनलोड MCU FDP। अभी अगर हम परमिशन चेक करेंगे इसका, तो सिर्फ यूजर को परमिशन है, यानी यूजर नेम यहाँ पे Kubernetes है, ग्रुप नेम स्टाफ है, तो ग्रुप मेंबर्स को भी परमिशन नहीं है। अब हम इजीली इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिएगा अभी यहाँ पे मैकबुक एयर Kubernetes लिखा रहा है, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा, अब हम क्लाउड के सर्वर पे आए, ये क्लाउड का सर्वर है। तो पहले मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये रूट से। अब अगर आपको वेबसाइट होस्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास में वेब सर्वर होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास में कोई C या C लैंग्वेज का कोड होता है, C या C++ का कोई कोड होता है, तो हमें अगर उस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास में कोई भी कंपाइलर होना चाहिए। सिमिलर अगर आपको किसी वेबसाइट को होस्ट करना है तो आपके पास में वेब सर्वर होना चाहिए। कल तक मैं यूज कर रहा था APT। तो APT जो है वो उबंटू में अगर आपको कोई मशीन इंस्टॉल करनी है तो वो उसके लिए। Amazon Linux
रेड हैट लिनक्स, सेंटोस, इनमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यम इंस्टॉल httpd। पहले मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन चेक करके दिखाता हूँ कि ये हम यूज क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हो कि httpd जो है वो एक वेब सर्वर है। httpd क्या है? एक वेब सर्वर है, पावरफुल, एफिशिएंट एंड एक्सटेंसिबल वेब सर्वर। तो मैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, yum इंस्टॉल httpd। ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, मैंने यस कर दिया। ये पैकेजेस मीन्स वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो गए। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका पब्लिक आईपी अगर मैं यूज करूँ और इस पब्लिक आईपी को ब्राउजर पे जाके पेस्ट करूँ, तो आप देखिए अभी कोई भी वेबसाइट आपका ओपन नहीं हुआ है। वो बोल रहा है कि हो सकता है कि फायरवॉल का इशू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्विस ऐसे समझिए कि जब हम न्यू सिम कार्ड परचेस करते हैं तो सिम कार्ड मोबाइल में यूज करने के बाद में भी वो ऑन नहीं होता है, क्योंकि पहले हमें कंपनी में कॉल करके उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है, उसकी सर्विसेज को एक्टिवेट करवाना पड़ता है। सिमिलर यहाँ पे आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया है, जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की, अब आपको उसकी सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सिस्टम CTL फिर से एक यूटिलिटी है जिसकी हेल्प से आप कोई सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये सर्विस सिर्फ तब तक स्टार्टेड है जब तक ये मशीन ऑन है। अगर इस मशीन को रिबूट किया तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम फिर से इसको बूट करें, यानी अगर इसको मैं पावर ऑफ कर दूं फिर से इसको बूट करूं तो सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, उसके लिए हमें इसको इनेबल करना है। तो हमने सर्विस को इनेबल कर दिया। अब अगर मैं उसका स्टेटस चेक करूं कि सर्विस का स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विस आपका एक्टिव है और रनिंग है। अब अगर मैं इस वेबसाइट को फिर से रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाया, लेकिन जो भी उस वेबसाइट का डिफॉल्ट पेज था वो आपके सामने आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी वेबसाइट यहाँ पर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपको इस डायरेक्टरी में जाके स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में कोई वेबसाइट है तो आप cd/var www.html, हम यहाँ पर आ गए और जो भी आपकी फाइल है HTML फाइल, फॉर एग्जांपल मैं HTML का एक फाइल बना लेता हूँ। तो अब हम gedit भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कमांड है, तो यहाँ पे पूरा काम हमें कमांड्स की हेल्प से करना पड़ेगा। तो फिर से एक नया कमांड आ गया विम कमांड हम यूज करते हैं। अब नहीं पता हमें कि किस लिए यूज कर रहे हैं, तो देखिएगा कोई आइडिया नहीं है तो आप यूज कीजिएगा मैन स्पेस विम। मैन क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि वो कमांड किस लिए यूज कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये आपका क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। मैंने विम यूज किया, वो फाइल का नेम लग दिया index.html, HTML टैग स्टार्ट कर दिया। बॉडी टैग वगैरह अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ हेडिंग टैग यूज किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया MCU FTP 2021 और हेडिंग टैग मैंने क्लोज कर दिया। साथ में मैंने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। सेव करके हम बाहर आए। अब जब मैं इस फाइल को फिर से, इस वेबसाइट को फिर से रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं अब हमें क्या प्रिंट हो गया, MCU FTP 2021। और तब तक हम देखते हैं कि हमारा जो DNS है वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर मैं NS लुकअप यूज करूं तो NS लुकअप में IP जब हमने यूज किया तब हमें विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं यूज करूं MCU FTP.lmsolution.in तो ये भी रिजॉल्व हो गया। यानी अब हम वेबसाइट को इस नेम से भी कॉल कर सकते हैं। IP से तो कॉल कर ही रहे थे, ये नेम से भी मैंने कॉल कर लिया, तो वही वेबसाइट है। लेकिन वो वेबसाइट क्या है कि प्रॉब्लम है कि वो अभी HTTPS ट्रैफिक अगर आपको यूज करना है तो फिर से उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं और उसको मैंने फिर से डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना है जिसकी हेल्प से आपके PKI के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, TLS जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जनरेट हो जाए। तो टाइम कम है इसलिए मैं अभी डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, उनको इंस्टॉल कर देता हूँ।
देखो अगर मैं अभी ये पैकेजेस इंस्टॉल करूं, yum install certbot, ये जो certbot है ये एक यूटिलिटी है जिस यूटिलिटी की हेल्प से आप सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हो। और ये सर्टिफिकेट्स कौन जनरेट कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर पा रहा है, सीए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसके सर्टिफिकेट्स और इनकी इंफॉर्मेशन अगर मैं चेक करने हूँ, वैलिड सर्टिफिकेट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रस्ट पे मैंने क्लिक किया, डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, तो ट्रस्ट में वो आपका स्टैंडर्ड आ गया कि आप X509 का कौन सा पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, कॉमन नेम आ गया, यानी ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अमेजोन के हैं। और यहाँ पे आपको मिल रहा है पब्लिक की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये पब्लिक की उसका, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन है, अमेजोन। अब अगर मैं किसी और वेबसाइट पे आता हूँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट चल रहे हैं इनकी इंफॉर्मेशन अगर हमें चेक करना है, फिर से मैंने सर्टिफिकेट्स पे क्लिक किया, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, सी पैनल है ना, सी पैनल यूज कर रहे हैं, ये इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवा रहा है। सर्टिफिकेट कब एक्सपायर होने वाला है वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको परचेस करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैं जो आपको फ्री में ये सब प्रोवाइड करवाती है। तो उसमें से एक है लेट्स इनक्रिप्ट। लेट्स इनक्रिप्ट आपको 3 मंथ्स के लिए सर्टिफिकेट्स फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे लेट्स इनक्रिप्ट से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे मैं उनको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हो रही हैं। ये जो एप्लीकेशन है मोड SSL, ये HTTPS के लिए, और ये जो दोनों एप्लीकेशंस थी, ये एप्लीकेशंस थी किसके लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। तो ये दोनों एप्लीकेशंस तो इंस्टॉल ही नहीं हो रही, क्योंकि आप अभी जहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वहाँ पर वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है ही नहीं, यानी वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, सॉरी, ये पाइथन वाला कमांड वहाँ पर है ही नहीं, ये सर्टिफिकेट कमांड वहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अगर कोई सर्टिफिकेट, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो हम फाइल एक्सपो पे जाते हैं। तो सिमिलर मैंने यहाँ पे अमेजोन की जो एडिशनल रेपोजिटरी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है, मैंने उसको मशीन में कॉन्फ़िगर कर लिया। और अब अगर मैं उन पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा तो वो पैकेजेस अब आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। यस कर दिया। लेकिन सर्टिफिकेट्स जनरेट करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट की लोकेशन क्या है। तो वेबसाइट हमारी कहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट रूट। फिर आपको बताना पड़ेगा सर्वर नेम, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है। तो हमारी वेबसाइट का नेम क्या होगा, mcuftp.lmsolution.in। तो ये 2 एडिशनल फील्ड है जो आपको अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे हम HTML टैग स्टार्ट कर रहे थे, ऐसे ही हमें वर्चुअल होस्ट, यानी वेबसाइट को जब भी हम होस्ट करते हैं तो ये वर्चुअल होस्ट वाला टैग हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आप किसी वेबसाइट को बनाओगे। और आप यहाँ पे देख भी सकते थे, जब मैं इस डिफॉल्ट पेज को ऑन कर रहा था, इससे पहले जो पेज हमें मिला था डिफॉल्ट पेज, अगर मैं इस पेज को रिमूव कर दूं और अभी इस वेबसाइट को ओपन करूं, तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहा था कि जो भी आपका वेबसाइट है वो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उस वेबसाइट्स के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस फाइल में होना चाहिए। तो मैं ये एक फाइल बना लेता हूँ, वेलकम डॉट, और उस फाइल के अंदर मैं इसकी जगह यूज कर रहा हूँ। और फाइल हम किसी और नेम से क्रिएट कर लेते हैं, MCU के नाम से क्रिएट कर लेते हैं।
और यहाँ आके मैंने बता दिया कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या होगा, वेबसाइट की लोकेशन क्या होगी, मतलब वेबसाइट को यहाँ से कॉल करना, सिंपल। और फाइनली हमें यूज करना है सर्ट बॉट। और किस डोमेन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए हमें, mcu.ftp.lmsolution.in। तो जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया, वो बोल रहा है आपसे ये द रिक्वेस्टेड अपाचे प्लगइन्स डज नॉट अपीयर टू बी इंस्टॉल्ड। यानी ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी आपका इंस्टॉल हो गया है, लेकिन एक एडिशनल जो पैकेज था वो आपकी मशीन में अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आई थिंक पाइथन 3 मेरी मशीन में नहीं है, मैं पाइथन 2 यूज करके देखता हूँ। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं था, ये एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो गया। सोनू सर मैम बस एक लास्ट मिनट लग रहा है जी, एक्चुअली टाइम हो गया है 5:30, तो आप कितना देर में कंक्लूड कर पाएंगे? ओनली 1 मिनट लग रहा है मुझे बस। ठीक है, ठीक है, ओके जल्दी करेंगे क्योंकि कल टेस्ट भी है इन लोगों का, तो आज इनको फ्री करना होगा हमको पार्टिसिपेंट्स को। ओके मैम। तो ये सर्टिफिकेट ओके, थैंक यू। तो मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ कि जब भी वो सर्टिफिकेट्स एक्सपायर होंगे तो इस मेल आईडी पे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, फाइनली हमने सर्टिफिकेट्स जनरेट कर लिए। तो सर्टिफिकेट्स आपके जनरेट हो चुके हैं और सर्टिफिकेट की लोकेशंस भी आप चेक कर सकते हो। ये आपके सर्टिफिकेट्स इस लोकेशन पर है, ये सर्टिफिकेट्स है प्राइवेट की, पब्लिक की, है ना। और अब मैं जब वेबसाइट पे फिर से आता हूँ, आप देखिएगा ये MCU, जब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये वेबसाइट अब किस पे आ गया, HTTPS पर। कनेक्शन इज सिक्योर और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रस्ट पे आपने क्लिक किया, सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके वैलिड हैं और अभी जस्ट हमने इसको जनरेट किया है और ये कब तक वैलिड है वो भी आपके पास में डेटा है। ऑर्गेनाइजेशन किसने हमें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं, लेट्स इनकैप ने। तो इस तरीके से हम PKI सर्टिफिकेट्स यूज कर सकते हैं, PKI सर्टिफिकेट्स यूज कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। और जो भी मैंने यूटिलिटीज या कमांड्स यहाँ पे यूज की थी, जैसे मैंने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप वेब होस्टिंग्स कर सकते हैं, मशीन्स कैसे क्रिएट करना है वो मशीन्स आप लॉन्च कर सकते हैं। और ये कुछ मल्टीगो के टूल्स। तो मैम मेरी ओर से सेशन कंप्लीट हो गया। अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो हम 1-2 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं, देन फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।